हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 28 अगस्त की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ आइटम। इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर जाए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी तरफ से कोई कॉस्ट नहीं लगना है, पर मेरा बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। देखिए, 7 जज बेंच हैज़ डिसाइडेड टू रिकंसिडर 2004 ऑर्डर ऑन एससी एसटी कैटेगराइजेशन। ठीक है, क्या हुआ है पूरा मामला, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, लेकिन आज उस पर फाइनल फैसला नहीं आया है इस मामले पे। उन्होंने बोला है कि एक 7 जजों की बेंच इस पूरे मामले को देखेगी। ठीक है, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन होता है उसमें फर्दर सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि 27% मान लीजिए रिजर्वेशन है तो इसके अंदर से 10% इस ग्रुप के लिए रहेगा, 4% इस ग्रुप के लिए रहेगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने 2005 में अपनी जजमेंट में कहा था, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा किया जा सकता है। और फाइनली कैसे किया जाएगा, ये एक 7 जजों की बेंच बनाई जा रही है, वो इस पर अपना फाइनल फैसला देगी। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। कि उन्होंने कहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो अपने आप में एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, अपने आप में सब बराबरी से बटा हुआ नहीं है। उसमें कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो ज़्यादा दलित हैं, उनको बिहार में महादलित कहा जाता है, और भी कई जगहों पर ऐसे ऐसे ग्रुप्स के लिए अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। वो कह रहे हैं कि एससी एसटी रिजर्वेशन के अंदर ही ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जिनको शायद आज तक रिजर्वेशन का उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली टारगेट करके रिजर्वेशन दिया जा सकता है इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। इसके फार रीचिंग पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस होंगे, उन पर्टिकुलर वर्गों के अलग राजनीतिक दल बन जा सकते हैं, और करेंटली जो राजनीतिक दल एस सी एस टी लोगों के अधिकारों की वकालत करते हैं उनके ऊपर अब ये दबाव होगा कि अब देखिए इस पर्टिकुलर जो नया क्लासिफिकेशन होगा उसमें कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जिनको कि पर्टिकुलर रिजर्वेशन मिलेगा, वो तो खुश हो जाएंगे। कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जिनको कहा जाएगा नहीं, इनको बहुत फ़ायदा मिला है रिजर्वेशन से, इनको रिजर्वेशन तो मिलता रहेगा पर पर्टिकुलरली अलग से इनके नाम कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, वो इसे अपना अपमान मानेंगे। ठीक है, तो उनकी तरफ से भी राजनीतिक आवाज़ें उठाई जाने लगेंगी। जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, इस तरह से बहुत सारी पार्टियां हैं, तो वो दलितों की पार्टियां कही जाती हैं, दलित समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसकी आवाज़ वो उठाती हैं। अब उनके सामने चैलेंज होगा कि वो इस फैसले का समर्थन करें कि विरोध करें। समर्थन करते हैं तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग उनके साथ आएंगे, पर दूसरे लोग जिनको कि एकदम टारगेटेड रिजर्वेशन मिलने का यहाँ पे चांस बन रहा है, वो तो उन पार्टियों को छोड़ देंगे फिर, है ना। तो ये कोई ऐसा भी कह सकता है कि ये दलित एकता को तोड़ने की कोशिश है, ऐसा भी कोई इसको देख सकता है। ठीक है, देखिए अरुण मिश्रा यहाँ पर जज हैं। जो लोग सुप्रीम कोर्ट और इस तरह की चीज़ों को फॉलो फॉलो करते हैं वो जस्टिस अरुण मिश्रा के नाम से काफ़ी वाकिफ़ होंगे। इस विषय पे बहुत ज़्यादा कहना ठीक भी नहीं है प्रशांत भूषण के मामले के बाद। तो क्या कहा जा रहा है कि देर आर अनइक्वल्स विद इन एस सी एस टी ग्रुप, तो इसलिए जो कि वो मतलब दलित वर्ग के अंदर थोड़े और ज़्यादा दलित हैं, तो उसमें यहाँ पर सब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को किया करने का अलाउ कर दिया जाना चाहिए। बेंच ने ये भी कहा कि इसके बारे में जो पास्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसका भी रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो 2005 का फैसला 5 जजों की बेंच ने दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसले अगर मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ जजेस की बेंच देता है, तो उसको अगर ओवरटर्न करना है तो उसके लिए x+2 जजेस की बेंच बिठाई जाती है। अगर एक जज ने फैसला दिया है तो 3 जजों की बेंच बिठा के उसको ओवर रूल किया जाता है। अगर ओवर रूल करना है कि नहीं करना है वो 3 जजों की बेंच तय करती है। अगर 3 जजों की बेंच ने कोई फैसला दिया है तो उस पर अगर पुनर्विचार करना है तो 5 जजों की बेंच ही कर सकती है। अगर 5 जजों की बेंच ने कोई फैसला दिया है, जैसा कि 2005 में ये हुआ था, तो कम से कम 7 जजों की बेंच को बिठाना पड़ेगा, जो कि इस फैसले को ओवर रूल करना है कि नहीं। देखिए, ऐसे 11-11 जजेस की बेंच भी बैठती है। ठीक है, तो ये केस में बताया जा रहा है कि ये जो बेनिफिट इज मेंट फॉर इमेंसिपेशन ऑफ ऑल द कास्ट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, इज परमिटेड टू बी, जो क्या कि जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट क्यों कहा जाता है, राष्ट्रपति एक शेड्यूल निकालते हैं, उसमें जिन कास्ट का नाम है, अंग्रेजों के समय से चले आ रहा है ये, जिन कास्ट का नाम है उनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, उनको विशेष बेनिफिट देने की बात है। तो कोर्ट का कहना है कि भाई उसमें जितनी जातियों के नाम लिखे हैं सबको बेनिफिट देना है, पर देखा यह गया है कि उसमें कुछ ही जातियां हैं जो कि फायदा उठा ले जाती हैं, जो हु आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैव एडवांस्ड एंड बिलोंग टू द क्रीमी लेयर। तो उसमें क्या कहा जाता है कि अब देखिए दलितों का अपना आरक्षण देंगे, ये तो आपने कहा, पर दलितों में भी कुछ जातियों को ही आपने फायदा पहुंचने दिया, और ये नहीं होना चाहिए। तो बेंच ने कहा कि रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन वॉज नॉट कंटेम्पलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स इन परपेचुटी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, देखिए ये बहुत एक खतरनाक बात उन्होंने बोली है कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये नहीं था कि जो जो आरक्षण है, जातिगत आरक्षण, ये हमेशा के लिए चले।
उन्होंने तो 10 साल के लिए बनाया था, इसको 10-10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे सामाजिक रियलिटी बदलेगी, इस चीज़ को भी बदला जाना चाहिए। ठीक है, क्या इनका मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ जातियां आज शेड्यूल्ड कास्ट में आती हैं, आने वाले समय में रिव्यू करके बोला जाए कि नहीं, अब ये समाज में बराबरी पे आ चुकी हैं, अब इनको हटा दो, किसी दूसरी जाति को घुसा दो, या ऑलरेडी जितनी जातियां हैं उनको रहने दो, कुछ एक को निकाल दो, उनको बेनिफिट मत दो। ऐसी बात कहना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा इस देश में। मतलब दंगे भड़क जाएंगे, हिंसा हो जाएगी, एकदम खतरनाक मामला हो जाएगा। फिर क्रीमी लेयर ओबीसी में जो अदर बैकवर्ड क्लासेज है, ये आपको पता रहना चाहिए, ओबीसी इज नॉट अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है, देखिए राजनीतिक मामले में जनरली अपनी वीडियो में कवर नहीं करता हूँ, थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, पर ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसको कवर मुझे करना पड़ा है। जाति वगैरह वाली बात मैं जनरली करना नहीं चाहता हूँ। तो उसमें देखिए कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, उसमें क्रीमी लेयर का टर्म है, आप सबको पता होगा, सब जानते हैं क्रीमी लेयर, एससी एसटी रिजर्वेशन, ओबीसी, जो भी एग्जाम देते हैं सब इन टर्म्स से वाकिफ रहते हैं। तो जो लोग भी 8 लाख से ऊपर कमाते हैं उनको क्रीमी लेयर कहा जाता है, तो उनको नहीं दिया जाता बेनिफिट इस चीज़ का। ठीक है, तो जनरली उन लोग अपनी वाइफ के नाम पे दिखा देते हैं इनकम, तो फादर के नाम पे इनकम कम रह जाती है और उनको बेनिफिट मिल जाता है इसका। ये तो सबको मालूम ही है ये सब बातें। एससीज का 15% कोटा है और एसटीज का 7.5% कोटा है गवर्नमेंट जॉब यूनिवर्सिटी सीट्स में, ओबीसीज का 27% कोटा है। ठीक है, तो सरकार ये भी आपको ये स्प्लिट, मैं नहीं समझता यूपीएससी कभी पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू वगैरह में, ऐसे राइटिंग में, आंसर राइटिंग में ये जानकारी आपके काम आएगी। किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को ये सब बातें पता होनी चाहिए। Governments have been against extending this principle to quotas for SCs and STs on the ground कि वो सोशली डिसएडवांटेज और बैकवर्ड है फॉर सेंचुरीज। और क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल जो है विल डिफीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन। देखिए यहाँ पर बात हो रही है, क्रीमी लेयर ओबीसी में दी जाती है 8 लाख ऊपर वालों को। कई ये तर्क आपने सुना होगा कि दलितों में जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण दो, जिनके पास पैसे हैं उनको आप आरक्षण क्यों दे रहे हो? पर संविधान निर्माताओं ने आरक्षण पैसे के बेसिस पे नहीं दिया था, आर्थिक आधार पे हमारे देश में आरक्षण था नहीं अभी तक, जब सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण दिया उसके पहले। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आने के पहले यही तक था कि आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं दिया जाता है, ये सामाजिक तौर पे बैकवर्ड है। ये बात समझना, जाति खासकर वो लोग जो दलित जातियों से नहीं है उनके लिए इस बात को समझना बहुत मुश्किल है कि जैसे मान लीजिए कि एक दलित जाति का व्यक्ति अगर एसपी बन जाता है पुलिस में, तब भी जब वो गांव में घुसता है ना, तो गांव के ठाकुर साहब, जिनकी आज कोई आमदनी नहीं है, आज खेती में क्या आमदनी है, ठाकुर साहब की ज़मीनें होंगी बहुत, लेकिन कोई आमदनी नहीं है, फिर भी ठाकुर साहब का पैर छूता है जाके, क्योंकि वो दलित परिवार का है। ये एक बात है, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो यानी आप उनको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पैसा कमा लिया है अब तो समाज में बराबर आ गए, भाई नहीं, उन्हें समाज में बराबर नहीं माना जाता है। आप देखिए कितने फिल्मी हीरो हैं जो दलित कम्युनिटीज से आते हैं, या कितने क्रिकेटर हैं जो मतलब दलित कम्युनिटीज से आते हैं, जहाँ उनको आरक्षण नहीं मिला है, वहाँ उनका बराबर रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए हमें समाज में, वो तो बराबर आ चुके हैं पैसा कमा के, है ना, पर नहीं दिखता है। तो जहाँ ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा रहा है, उनको घुसाया नहीं जा रहा है, वहाँ उनको लोग नहीं घुसने दे रहे हैं शायद। ठीक है, तो इस तरह की बातें, बहुत संवेदनशील मामला है ये। मुझे उम्मीद है, मेरे पिछले किसी एक गंगा नदी वाले किसी एक वीडियो में कोई राजनीतिक व्यक्ति कमेंट करने लगा था कि, मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई राजनीतिक कमेंट नहीं करेगा। देखिए हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको यूपीएससी में आंसर राइटिंग करनी है तो आपको बिल्कुल ख्याल रखना है कि किसी भी मुद्दे पे आपकी कोई पॉलिटिकल लीनिंग है, आप पॉलिटिकली किसी पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर सोच को सपोर्ट करते हैं, तो वो आपके आंसर में नहीं झलकना चाहिए। और आइडियली आपके फैसलों में भी, एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आपके फैसलों में नहीं झलकनी चाहिए ये बात, है ना, निष्पक्ष आपको रहना है इन सब मामलों में, इन सब बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। तो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी देखिए हैज़ डिक्लाइन टू कमेंट, उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। कांग्रेस ने बोला हम पढ़ रहे हैं अभी फैसला। ठीक है, वो सब घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई बहुत सही है, तो वो वर्ग जो SC ST में आगे माने जाते हैं वो इनको वोट नहीं देंगे। ठीक है, और वो कहते नहीं नहीं ये तो बड़ा गलत है, तो जिन वर्गों को लग रहा है कि भाई हमें अलग से इसमें आरक्षण मिल जा सकता है, वो इनसे अलग हो जाएंगे। तो ये समझ नहीं पा रहे कि अभी हम क्या कहें इस पे, है ना, तो उन्होंने कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है। तो ये बात तो ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो सबको मानना ही पड़ता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट जो प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ रिव्यूज एंड रिकंसिडरेशन, उस पर भी कोई रिव्यू पिटीशन डाल सकता है कोर्ट वगैरह में। तो अभी तो भाई 7 जजों की बेंच फैसला देगी ना, तो पहले हम इस पर क्यों बात करें, ये भी ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की पोलिट ब्यूरो मेंबर बृंदा करात ने कहा है कि हम लोग, देखिए अब जो सीपीएम वगैरह जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, इनको कोई वोट नहीं देता आज की डेट में, तो ये बिंदास अपना कमेंट रखते हैं किसी भी मुद्दे पे, ये नहीं घबराते, है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, इस तरह वाली स्थिति है। तो ये बोल रहे हैं कि हम क्रीमी लेयर के ये शेड्यूल ट्राइब को अप्लाई करने के प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है, तो वे खिलाफ हैं, असल में वो इस प्रिंसिपल के खिलाफ हैं। तो बोल रहे हैं कि इसमें कोई इस तरह की जातियां निकल जाएंगी जिनको इस तरह के रिजर्वेशन वगैरह का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के कमेंट का विरोध करते हैं, लेकिन कुछ रिजर्वेशन ऐसे हैं जहां ऑलरेडी
कुछ सब रिजर्वेशन मौजूद है, जैसे राजस्थान के ट्राइबल एरियाज़ में जहाँ पे कि स्पेसिफिक कोटा होता है भील लोगों के लिए। ये भी एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो वहाँ के ट्राइबल एरिया में मेजोरिटी है तो उनको पर्टिकुलर रिजर्वेशन दिया जाता है। तेलंगाना में देयर इज एन इशू बिटवीन हिल ट्राइब्स एंड प्लेन ट्राइब्स। ठीक है, तो इन सब में कुछ कॉन्क्रीट सिचुएशन में यहाँ पर हम इस चीज़ को ले सकते हैं, ऐसा सीपीएम ने बोला है। ठीक है, डीप डाइव इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ने इस इशू के अंदर में किया है। ठीक है, मैंने रख लिया, इसको देखते हैं जो बातें हम अब तक कर चुके हैं उससे अलग कोई बात यहाँ पर की है कि नहीं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में स्पेशल कोटाज वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द मोस्ट वल्नरेबल दलित्स। मैंने बताया था बिहार में महादलित करके इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार, इन 4 राज्यों में ऐसे जो दलितों में भी और ज़्यादा दलित हैं उनके लिए स्पेशल कोटा सेटअप किया गया है। 2007 में बिहार ने महादलित कमीशन सेटअप किया था, तो जिसमें कि एससी वर लेफ्ट बिहाइंड। तमिलनाडु में 3% कोटा है जो कि अरुंधतियार कास्ट के लिए दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक रिपोर्ट दी गई थी कि जो लोग राज्य के एससी शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन का 16% है, लेकिन उनको 0 से 5% ऑफ द जॉब्स ही मिलते हैं। ठीक है, इन 2000 आंध्र प्रदेश लेजिस्लेचर ने ऐसे ही एक स्टडी के बाद, देखिए ऐसे चुनावी वोट के लिए इन लोगों ने नहीं किया ये काम, बाकायदा रिटायर्ड जस्टिसेस या शायद सर्विंग जस्टिसेस की रिपोर्ट के बाद ही इन्होंने ऐसा काम किया है कि 57 शेड्यूल्ड कास्ट को सब ग्रुप में बांट दिया और 15% जो एससी कोटा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब में, उनको उनके पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया। लेकिन ये लॉ जो था वो 2005 के सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, जिस रूलिंग की हम अभी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टेट्स को ये पावर नहीं था, राष्ट्रपति लिस्ट तय करते हैं एससी एसटी की, तो स्टेट कैसे उसमें टिंकर कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये वाला प्रिंसिपल तो ठीक है। तो पंजाब ने भी ये कानून लाए थे कि वाल्मीकि और मजहबी सिख्स को एससी कोटा में दिया जाता था बेनिफिट, और इस मामले को चैलेंज किया गया और उसी मामले पर फैसला देते हुए आज का ये रूलिंग आया है। ठीक है, अच्छा प्रेसिडेंशियल लिस्ट क्या होती है ये इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल ट्रीटमेंट एससी एसटीज को दिया जाता है वो कास्ट और ट्राइब्स, उन लोगों का लिस्ट नहीं बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था कि किनको आपको शेड्यूल्ड कास्ट बनाना है, किनको शेड्यूल्ड ट्राइब बनाना है। ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर ये बात छोड़ दी गई थी। आर्टिकल 341 के तहत हर सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को ये आर्टिकल मालूम है। ठीक है, जो कास्ट राष्ट्रपति नोटिफाई करेंगे अबाउट एज एससी एंड एसटीज, उनको जो है किया जाएगा, माना जाएगा एससी एसटी। ठीक है, ए कास्ट नोटिफाइड एज एससी इन वन स्टेट मे नॉट बी ए एससी इन अनदर स्टेट। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब एमसीक्यू वर्दी पॉइंट्स हैं। वैसे अगर यूपीएससी ऐसे इस कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे सवाल पूछना चाहे, पूछती भी है कभी कभी, तो पूछ भी दे सकती है। ठीक है, ये स्टेट टू स्टेट एससी लिस्ट वेरी करती है टू प्रिवेंट डिस्प्यूट एज टू वेदर अ पर्टिकुलर कास्ट इज अकॉर्डेड रिजर्वेशन और नॉट। कोई जाति हो सकती है, किसी राज्य में डोमिनेंट हो, किसी राज्य में कमजोर हो, उस हिसाब से आप एससी की लिस्ट वहाँ पर बना सकते हैं। देश में 1263 शेड्यूल्ड कास्ट हैं 2018-19 के हिसाब से। नो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कोई कम्युनिटी शेड्यूल्ड कास्ट नहीं मानी गई है। वहाँ देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब का बोलबाला है ना, वहाँ ट्राइब्स पाई जाती हैं तो वहाँ ट्राइब्स दिया जाता है। ट्राइब्स के अंदर जाति प्रथा नहीं होती, तो वहाँ शेड्यूल्ड कास्ट कहने का उतना कोई अर्थ नहीं बनेगा। एक 2005 का डिसीजन था ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट का, जिस डिसीजन की हम बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बताए कोई कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आएगी या बाहर जाएगी, और स्टेट उस लिस्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आंध्र प्रदेश ने बोला था कि ये लॉ इसलिए बनाया गया था क्योंकि स्टेट्स हैड द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, है ना, शिक्षा तो स्टेट के सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में है शिक्षा, तो शिक्षा में एडमिशन जो है वो तो फिर उस पर कानून बना सकते हैं ना। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो बात अलग है, आप उस प्रिंसिपल को खींच रहे हो, राष्ट्रपति के द्वारा बनाई गई लिस्ट में आप अंदर बाहर नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे शेड्यूल कास्ट को एक सिंगल होमोजीनियस ग्रुप जैसा ट्रीट करती है। लेकिन द बेसिस ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी कम्स इन द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द, देखिए ये बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बोल दिया गया शेड्यूल कास्ट मतलब शेड्यूल कास्ट, अब उसके अंदर हमको नहीं घुसना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है जो कि स्टेट आफ्टर स्टेट में जजों ने अपनी स्टडी से पाया कि जो कुछ कास्ट हैं उनको ज़्यादा सोशल इनक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जातियों में भी बहुत छोटी जाति, बहुत निचली जाति और कोई थोड़ी निचली जाति, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो लोग जाति वगैरह की चीज़ों को समझते हैं उनको ये बात मालूम है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि कई जातियों को अछूत माना जाता था पहले, जो कि मतलब उनकी इकोनॉमिक स्थिति जो भी हो, एजुकेशन जो भी हो, ये सब वो जो भी हो, जो अछूत जाति का आता था उसको अछूत ही माना जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन क्या वीकेस्ट ऑफ द वीक तक पहुंचा है? ये तो नहीं पहुंचा है। ठीक है, फिर वो बोल रहे 2018 का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कोर्ट ने क्रीमी लेयर वाला जो सिद्धांत था ओबीसी में उसको सही ठहराया था। ठीक है, क्रीमी लेयर ने बोला है कि भाई जो रिजर्व मतलब एक पॉइंट के बाद आप कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा पैसा अगर कोई कमा रहा है तो अब उसको समाज में जगह मिल जा रही होगी, शायद अब उसको समाज में छोटा नहीं समझा जा रहा होगा। ठीक है, तो
ये पूरा मामला है, इसको लेके बात हो रही है। ईवी चन्नैया जो 2005 का केस था, कोर्ट ने बोला था कि प्रोटेक्शन फॉर द एससीज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ऑल शेड्यूल्ड कास्ट कैन एंड मस्ट कलेक्टिवली एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन रिगार्डलेस ऑफ इंटर से इनइक्वालिटी। आपस में जो भी इनइक्वालिटी हो, समाज में जो अगड़ी जातियां हैं, जो ऊंची जातियां हैं, कंपेयर टू देम उनको बराबरी मिले, ये उद्देश्य है। तो सारे शेड्यूल कास्ट को बराबर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, फिर एजुकेशनल इकोनॉमिक आप बोल रहे हैं कोई पीछे है, तो इस बेसिस पे तो उसको रिजर्वेशन दिया भी नहीं गया है। रिजर्वेशन तो सामाजिक आधार पे जो लोग अछूत माने जाते थे, इस तरह से उनसे भेदभाव किया जाता था, उनके बेसिस पे दिया जा रहा है। ठीक है, कोर्ट ने कहा है कि थोड़ा सा प्रेफरेंस, लेकिन अब इस मामले में कोर्ट क्या कह रही है कि थोड़ा सा प्रेफरेंस दे देंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आर्टिकल 341 के तहत किसी कास्ट को बाहर निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि किसी को देखिए बाहर नहीं निकाला जा रहा है। यहाँ किसी शेड्यूल कास्ट को नहीं बोला जा रहा है कि अब आप शेड्यूल कास्ट में नहीं है, यहाँ उनके अंदर में कितना परसेंटेज रहेगा रिजर्वेशन, उसके ऊपर बात की जा रही है। ये मेरे भी दिमाग में आया था कि तो ये तो प्रेसिडेंट की लिस्ट से छेड़छाड़ करने वाली बात नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर रियल इक्वालिटी या प्रोपोर्शनल इक्वालिटी का मामला है। रियल इक्वालिटी यानी मतलब ऐसा उनको, या प्रोपोर्शनल इक्वालिटी तब मिलेगी कि उनकी जनसंख्या में जितना परसेंटेज है उतना ही उनको रिप्रेजेंटेशन अगर गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन में, ये सब में मिल रहा है, तब माना जाएगा कि भाई बराबरी उनको मिल रही है। ठीक है, तो सब कैटेगराइजेशन के अगेंस्ट आर्गूमेंट क्या है? आर्गूमेंट है कि टेस्ट और रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस कैन नॉट बी अप्लाई टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, ये जो मतलब किसी का ज़्यादा एजुकेशन है, कुछ थोड़े पैसे वाले हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सामाजिक तौर पे वो पिछड़े नहीं रह गए हैं। अब आप उनसे रिजर्वेशन का ज़्यादा बेनिफिट हटा लें। ठीक है, एक 1976 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट आर नॉट कास्ट, दे आर अ क्लास। ठीक है, तो अब ये इस बात का क्या मतलब है मैं भी समझ नहीं पाया, कुछ का सुप्रीम कोर्ट कैसे मानना है। तो एक करंट केस में सुप्रीम कोर्ट की 2018 जो जर्नल सिंह वाली रूलिंग थी कि सोशल इनिक्विटीज़ एग्जिस्ट करती हैं इवन अमॉन्ग द शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, अब उस रूलिंग पे रिव्यू के लिए पेंडिंग है, तो पिटिशनर्स ने कहा कि भाई उस पर आप रिलाई मत करिए, उस पर तो रिव्यू पे बात चल रही है। खैर, कोर्ट ने इस पर कोई फैसला दिया भी नहीं है, 7 जजों की बेंच को ये बात रिव्यू के लिए भेज दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा, जो क्या पता यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने बोली है कि नहीं बोली है, राजनीतिक ही निकलेगा सबसे बड़ा मुद्दा, कि जो दलित जातियाँ एक वोट बैंक के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं, वो फिर एक वोट बैंक के तौर पे नहीं बनेंगी, उनकी अलग अलग जातियाँ बन जाएंगी, उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, कोई अलग दल किसी अलग जाति को रिप्रेजेंटेशन करने लग जाएगा। तो कुल मिला के मुद्दा यही होगा, पॉलिटिकल पार्टीज देखिएगा कि अंततः इस फ्रेगमेंटेशन को वो अपोज ही करेंगी। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 2019 में बोला था क्रीमी लेयर प्रिंसिपल SC/STs को न लगाया जाए। ठीक है, तो टॉप कोर्ट अपने 2004 जजमेंट जो था, 2005 का जजमेंट यहाँ मिसप्रिंट किया है इंडियन एक्सप्रेस ने, मैंने नहीं, ईवी चन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में उसको वो रिव्यू करेंगी। तो उसके लिए राजर बेंच लगेगी, इस बेंच में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, MR शाह, विनीत शरण, अनिरुद्ध बोस वगैरह रहेंगे। ठीक है, तो 5 जजों की बेंच ने तय किया था, कोर्ट ने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोर्डे को रेकमेंड करेंगे कि 7 जजों की बेंच इसको करे। ठीक है, थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस इशू की कवरेज। देखिए, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है नहीं जितनी ज़्यादा डिटेल इसमें बताई जा रही है। मैंने साफ स्पष्ट हिंदी में आपको जैसे समझा दिया है, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको मेरा ये समझाने का अप्रोच अच्छा लगा कि नहीं लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक कर लीजिए, और भी 3 वीडियोस मैंने आज अपलोड किए हैं, मुझे उम्मीद है आप सबको देखेंगे। वीडियोस पूरी अंत तक देखा करिए, बहुत सारे पॉइंट्स मैं अंत के आसपास बताता हूं जो कि एग्जाम में आने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।